देश की नई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आदिवासी हितों की मुखर रक्षक रही हैं। झारखंड में राज्यपाल रहते हुए भाजपा की ही रघुवर दास सरकार से भी विरोध जताने में वो पीछे नहीं रही थीं। उन्होंने रघुवर दास सरकार के उन 2 विधेयकों को लौटा दिया था जिन्हें आदिवासी हितों के खिलाफ माना जा रहा था। द्रौपदी मुर्मू के अब राष्ट्रपति बनने के बाद कुछ लोगों के मन में सवाल उठ रहा है कि क्या शीर्ष पदों पर आसीन लोगों को इस तरह की जातिगत पहचान से जमीन पर जो जनता होती है उसके लिए कुछ बदलाव होता है। हमने इस पर एक पोल भी किया था और इस पोल में जो नतीजे आए थे उसमें ज्यादातर लोगों का यह मानना था कि द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने के बाद आदिवासी लोगों के जीवन में बदलाव आएगा। बहरहाल अब बड़ा सवाल यह भी है कि क्या भारत में पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनने से कुछ बदलने वाला है। दरअसल द्रौपदी मुर्मू ने सोमवार की सुबह देश की 15वीं राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली है। द्रौपदी मुर्मू देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं, सर्वोच्च संवैधानिक पद संभालने वाली पहली आदिवासी महिला और स्वतंत्र भारत में पैदा होने वाली पहली राष्ट्रपति हैं। द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने के बाद झारखंड के आदिवासियों की उम्मीदें काफी बढ़ गई हैं। वो सदियों की उपेक्षा के बाद अपने सशक्तिकरण का रास्ता साफ होने को लेकर उत्साहित हैं। आदिवासियों में इस बात की भी उम्मीद बढ़ गई है कि राज्य की पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू आदिवासियों की इस पुरानी मांग को पूरा करने के लिए कदम उठाएंगी कि केंद्र उनके धर्म को सरना के तौर पर मान्यता दे और अगली जनगणना में इस श्रेणी के तहत उनकी गणना को सुनिश्चित किया जाए। भारत में राष्ट्रपति को पहले नागरिक का दर्जा प्राप्त है। भारत के राष्ट्रपति के पास बहुत अधिकार होते हैं, लेकिन कुछ औपचारिकताओं के लिए राष्ट्रपति की जरूरत पड़ती है। कोई भी अधिनियम उनकी मंजूरी के बिना पारित नहीं हो सकता। वो वित्त बिल को छोड़कर किसी भी बिल को पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं, लेकिन ऐसा कम ही होता है। अपने 5 साल के कार्यकाल में रामनाथ कोविंद ने कोई भी बिल सरकार को नहीं लौटाया, जिसमें बहुचर्चित कृषि बिल भी शामिल है। कृषि बिल को लेकर देश भर के किसानों ने आंदोलन भी किया था। किसान आंदोलन के दौरान कई किसानों की मौत भी हो गई थी। भाजपा नेताओं का दावा है कि दलितों को सरकारी योजनाओं का लाभ आज से पहले इतना कभी नहीं मिला। आज सरकारी योजनाओं का लाभ 30 से 35% दलितों को मिल रहा है। ये लाभ पहले मिले होते तो मोदी सरकार को शौचालय योजना, आवास योजनाएं, आयुष्मान योजना जैसे कार्यक्रम चलाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये बीजेपी के कई नेताओं का कहना है। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि भारत में दलितों की स्थिति क्या है। आंकड़ों के जरिए आप भारत में दलितों की स्थिति के बारे में बेहतर समझ सकते हैं। दरअसल भारत में दलितों की आबादी 16.6% है। पंजाब, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, हरियाणा में दलितों की आबादी 20% से ऊपर है। जहां तक दलितों के खिलाफ होने वाले अपराध की बात है तो एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 5 सालों में केवल 2018 में कमी देखी गई। दलितों के रोजगार और शिक्षा के आंकड़े भी पिछले 5 सालों में बहुत नहीं बदले, लेकिन 5 सालों में इसके वोटिंग पैटर्न में बदलाव देखने को मिला है। अब यूं देखा जाए तो रामनाथ कोविंद भी एक दलित समाज से आते थे और उनसे पहले केआर नारायण। हम सब जानते हैं कि देश ने इससे पहले भी 2 दलित राष्ट्रपति देखे हैं, लेकिन ये पहला मौका है जब आदिवासी राष्ट्रपति भी आए हैं। तो आदिवासी समाज के साथ साथ दलित समाज को भी ये उम्मीद है। आप मायावती के फैसले को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। उन्होंने शोषित और दमित समाज की बात की है। मायावती का द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देना दलित समाज का रिप्रेजेंटेशन भी बताता है, क्योंकि निर्विवाद रूप से अभी दलितों की सबसे बड़ी नेता कोई उत्तर प्रदेश में दिखाई पड़ती हैं और देश भर में भी देखा जाए तो दलितों की राजनीति करने वाली मायावती हैं। वो भी साथ में खड़ी दिखाई दे रही हैं। लिहाजा दलित समाज और आदिवासी समाज दोनों की उम्मीदें अब द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने के बाद बढ़ गई हैं। अब बात हम दलितों की कर रहे हैं तो दलितों की राजनीति करने वाली बहुजन समाज पार्टी का उत्तर प्रदेश में केवल 1 विधायक ही इस बार जीत कर आ सका है। कभी राज्य में उनकी सरकार हुआ करती थी। देश भर में अनुसूचित जाति के लिए 84 लोकसभा सीटें आरक्षित हैं। 2014 में बीजेपी को इसमें से 40 सीटों पर जीत मिली थी। 2019 में बीजेपी ने इसमें 5 सीटें और जोड़ी और यह आंकड़ा 45 पर पहुंच गया। दलित या आदिवासी को शीर्ष पदों पर बैठाकर या फिर किसी जाति विशेष के त्योहार को राष्ट्रीय छुट्टी घोषित करके ऐसे प्रतीकात्मक हस्तक्षेप के जरिए राजनीतिक पार्टियां चाहती हैं कि कथित तौर पर पिछड़ी और निचली जातियों को हिंदुत्व की राजनीति के साथ जुड़ने का न्योता भेज सकें और वो इससे जुड़ें। यानी कि जातिगत राजनीति से ऊपर उठकर जब हम देखते हैं कि धर्म की राजनीति होती है, इसको समझने जैसी बात है ये। आपको कई राजनीतिक विश्लेषक ये बात कहते हुए मिलेंगे। वोटों का जब पोलराइजेशन होता है तो आप देखते हैं कि क्या यादव, क्या दलित, ये सभी एकजुट होकर एक तरफ वोट करते हैं। इसी को कहते हैं ध्रुवीकरण वोटों का, हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण। जिन मानकों पर दलितों आदिवासियों के पिछड़ेपन को मापा जाता है उन्हीं मानकों पर हमें उनकी खुशहाली को भी आंकना पड़ता है। तभी पता चल पाएगा कि दलित महिला या आदिवासी राष्ट्रपति होने से क्या कुछ फर्क आया है। मान लीजिए कि कुछ बदलाव आ भी गया तो ये कहना सही नहीं होगा कि दलित राष्ट्रपति की वजह से दलितों की स्थिति बेहतर हुई। ये साबित कर पाना नामुमकिन होगा।
वहीं झारखंड की केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष बबलू मुंडा ने कहा कि आदिवासी उम्मीद कर रहे हैं कि राष्ट्रपति भवन के दरवाजे आदिवासियों के लिए हमेशा खुले रहेंगे। दरअसल राजभवन के दरवाजों को द्रौपदी मुर्मू ने खोल रखा था जब वो राज्यपाल थी झारखंड की, और ये बहुत महत्वपूर्ण कदम था। उन्होंने आम लोगों के लिए खोल रखा था राजभवन को, ऐसा आमतौर पर नहीं होता है। अब उन्हें उम्मीद है कि राष्ट्रपति भवन के दरवाजे भी उनके लिए खुलेंगे। आदिवासी संगेल अभियान की राष्ट्रीय संयोजक सुमित्रा मुर्मू ने कहा कि आदिवासियों और पूरे देश की बेहतरी का समय आ गया है, और इसकी बहुत बड़ी वजह है कि देश के शीर्ष पद पर अब एक आदिवासी महिला बैठी हैं, द्रौपदी मुर्मू। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।